अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है बेटा? ये तो स्टूडेंट्स हम लास्ट लेक्चर में सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था सबसे पहले कि अगर हम ऐसी सॉर्टिंग करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़, आप इसमें वैल्यूज़ को कंपेयर करके उनकी पोजीशन पर उनको लेके जाना और उससे सॉर्टिंग अचीव करना, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि इसका लोअर बाउंड जो है वो n log n है। तो कोई भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग जो है वो n log n से बेहतर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, हमने डिसीजन ट्री बना के उसकी हाइट और नंबर ऑफ नोड्स को कंपेयर के थ्योरम में ये प्रूफ है कंपैरिजन वो n log n से बेहतर नहीं। काउंटिंग हो रही है, क्योंकि काउंटिंग हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि हम सॉर्टिंग जो है वो काउंटिंग की बेस पे करेंगे। जो वैल्यूज हमने सॉर्ट करनी है उनको काउंट करना है इन अ सेपरेट एरे एट रिस्पेक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमने काउंट एट रिस्पेक्टिव इंडेक्स करना है, दैट सिंपली मीन कि हमारे पास जो सॉर्टिंग के लिए डेटा मौजूद है वो नंबर्स होने चाहिए, और उन नंबर्स की जो रेंज है, डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर हमें बहुत ज़्यादा इंडिसेस चाहिए होंगे। तो ये एल्गोरिथम जो है ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था और अल्टीमेटली हमने ये देख लिया था इसका रनिंग टाइम जो है वो n+k है, where n is the number of values in the array and k is the size of the auxiliary array required to count every value at its respective index. So for that reason इसका रनिंग टाइम जो है वो हमने n+k निकाला था, और उसके बाद आई हैव डिस्कस्ड कि अगर k n के कंपेरेबल है
तो इसको हम थीटा ऑफ n कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सॉर्टिंग का जो लीनियर टाइम एल्गोरिदम है वो रेडिक्स सॉर्ट है। अगेन रेडिक्स सॉर्ट जो है, इसकी बेस जो है वो तो एक कार्ड सॉर्टिंग मशीन थी जो बहुत अर्ली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अल्टीमेटली ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है उसको वो इस तरह से है कि अगर हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है तो हम पहले उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर उन वैल्यूज को सॉर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके ऊपर उनको सॉर्ट करेंगे, हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, और फिर अल्टीमेटली इवेंचुअली होते होते हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक उसे सॉर्ट कर लेंगे। तो इसको जब हम डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। लेकिन इसमें कैच जो है वो ये है कि हमने जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है वो एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होना चाहिए। स्टेबल सॉर्ट क्या है कि वो रिलेटिव पोजीशंस जो हैं उनको मेंटेन करता है। तो मेरा ख्याल है कि दिस एल्गोरिदम इज वेरी सिंपल कि अगर आपके पास एक डी डिजिट नंबर है, एक टिपिकल नंबर में डिजिट्स का काउंट डी है, तो आप उस एरे में डी टाइम्स एक लूप लगाएंगे, और वो अगर ith आइट्रेशन में फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड टूवर्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड आई मूव करता है तो ith डिजिट के ऊपर हम उसे सॉर्ट करते जाएंगे। अब अगर ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम लीनियर सॉर्ट ले लें, विच इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो लीनियर सॉर्ट जो है वो एक काउंटिंग सॉर्ट रादर वो एक लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो काउंटिंग सॉर्ट अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो थीटा ऑफ n में ये पास कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट थीटा ऑफ n में ये पास कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट थीटा ऑफ n में ये पास कंप्लीट हो जाएगा, और अगर मेरे पास d डिजिट्स होंगे तो d टाइम्स थीटा ऑफ n में ये सारे पासेस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स को भी कंसीडर कर लें तो d टाइम्स n प्लस k में ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सिंस हमारे पास k डाइवर्सिटी ऑफ डिजिट्स है तो वो 0 से 9 है, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू 10, और d जो है अमूमी तौर पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं सॉर्ट करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर जो हैं वो 5, 7, 8, 10 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगेन दिस d इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, अ लिटिल बिट बिगर कांस्टेंट, से 20 डिजिट नंबर या 30 डिजिट नंबर। ये वो नंबर्स हैं जो अभी तक हम अपनी काउंटिंग में डेली लाइफ में 30 डिजिट नंबर यूज ही नहीं कर पाए हैं। हम मैक्सिमम जो है वो 10, 15 डिजिट्स वाले नंबर्स जो हैं उनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हम अगर कांस्टेंट भी ले लें डी को कि हमारे डिजिट्स 20 डिजिट नंबर हैं, तब भी डी 20 हो जाएगा, के जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट्स होने की बजाय रेडिक्स सॉर्ट जो है वो थीटा ऑफ n सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारा बन जाएगा। जी स्टूडेंट, इस पे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो। इसके बाद इस चैप्टर में एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम मौजूद है जिसे बकेट सॉर्टिंग कहते हैं। बकेट सॉर्टिंग में बेसिकली हम n बकेट्स ले लेते हैं ऑफ इक्वल साइज, और हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हमने 0 से 1 के इंटरवल के अंदर एडजस्ट करके अरेंज किया हुआ होता है, और 0 से 1 के अंदर जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उनको हम उन बकेट्स में रिस्पेक्टिव बकेट के अंदर n से मल्टीप्लाई करके स्टोर करते जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पास n बकेट्स के अंदर आ जाएंगे। और जब हमने यहाँ पर 10 बकेट्स लिए हैं तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 है, ये 77th बकेट में चला जाएगा। इसी तरह ये जो 72 है वो भी 7th बकेट में जाएगा, 39 जो है वो 3rd बकेट में चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो हमारे पास होंगे उनको हम रेस्पेक्टिव बकेट्स में ले जाएंगे। जब वो बकेट्स में आ जाएंगे तो ये छोटी छोटी सी लिस्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगी हर बकेट के साथ इंडिविजुअली। इन लिस्ट्स को
हम किसी भी बेहतर सॉर्टिंग एल्गोरिदम से सॉर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर से नीचे तक जब इन लिस्ट्स को स्कैन करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में रिजल्ट आ जाएगा। तो बकेट सॉर्ट एल्गोरिदम इज अगेन अ सिंपल एल्गोरिदम। हम एक n बकेट की एरे बनाएंगे, लूप लगा के पहले उन सारों को एम्प्टी करेंगे। ये जो स्लैशेस लगे हुए हैं ये बेसिकली उस इंडेक्स के ऊपर उसे एम्प्टी किया गया। फिर एक लूप लगा के a ऑफ i को इंसर्ट करेंगे b के उस इंडेक्स के ऊपर जो a ऑफ i को n से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। सिंस ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसको जब बकेट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपनी रेस्पेक्टिव बकेट का इंडेक्स हमें दे देगा। और उसके बाद इन इंडिविजुअल लिस्ट्स को, ये जो हैं, उनको हम किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम से सॉर्ट कर सकते हैं। बेशक यहाँ पर हमने इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम यूज किया है। एंड लास्टली इन सारी लिस्ट को जो बाद में सॉर्ट हो जाएंगी उनको हम कॉन्केटिनेट करके या ऑर्डर में पिक कर लेंगे तो हमारे पास डेटा सॉर्टेड आ जाएगा। अगेन अ सिंपल एल्गोरिदम, बट यहाँ पर हम इसका वर्स्ट केस और अगर बेस्ट केस में जाएं तो उससे ही हमें कोई बेहतर रनिंग टाइम इसका नहीं मिलता है। हमें अगेन इसका एवरेज केस एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वगैरह को लेके हम अल्टीमेटली जब पहुंचते हैं तो बकेट सॉर्ट हमें थीटा ऑफ n रिजल्ट दे देता है। मैं भी ये स्किप कर रहा हूँ, आप अपने तौर पर अगर इसको देख लीजिएगा, समझ आ जाए गुड एनफ, वरना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बकेट सॉर्ट का जो रनिंग टाइम एनालिसिस है उसको हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 डिफरेंट नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट। और उनके अल्टीमेट रनिंग टाइम एनालिसिस जो हैं वो विद सम इफ्स एंड बट्स थीटा ऑफ n में लाई करते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशल पर्पस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, दे are not general purpose sorting algorithms like insertion sort, merge sort, heap sort, etc. So इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूँ। दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपके साथ एक URL शेयर करना चाहूँगा। काशिफ मुर्तजा साहब हैं, ओल्ड कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं PUCIT में। वहां पर वो एल्गोरिथम्स पढ़ा रहे हैं। उनकी वीडियोस जो हैं वो इस URL पे मौजूद हैं जो मैंने इस वक्त चैट सेशन में आपके पास लिख दिया है। अभी तक इस चैट सेशन में बेसिकली क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग सॉर्ट का स्टार्ट मौजूद है, लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम विच आई एम फीलिंग कि हमारे सामने मौजूद है, हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, तो मैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही क्विक सॉर्ट वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो क्विक सॉर्ट वाले चैप्टर के बाद मैंने स्पीड को थोड़ा सा तेज कर दिया था। और अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है तो वो काशिफ साहब के लेक्चर्स को देख सकता है। काशिफ साहब ने ये लेक्चर्स जो हैं वो बड़ी मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किए हैं और उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर किया है। तो आप कोशिश करें, उन्होंने छोटे छोटे चंक्स के ऊपर ये चीज़ें बनाई हुई हैं, आप वहाँ से ये हेल्प ले सकते। आप थोड़ा मुझे भी फीडबैक देते हैं कि काशिफ साहब के लेक्चर्स जो हैं वो आपको पसंद आए हैं या नहीं। चलें स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं। यहाँ तक हमने 2 पार्ट जो हैं वो अपनी बुक के या सिलेबस के कवर कर लिए हैं। फाउंडेशन का पार्ट हमने कवर किया है जिसमें इंट्रोडक्शन और डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स थे, और उसके बाद हमने सॉर्टिंग एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को कवर किया है जिसमें बेसिकली सिलेक्ट और लीनियर टाइम सॉर्टिंग वगैरह के एल्गोरिथम है। इससे नेक्स्ट पार्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर्स
बहुत बेसिक स्टैक क्यूज वगैरह हैं, तो मैं बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ इन ईच रिस्पेक्ट। ना पेपर में पूछेंगे, ना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर हैशिंग का पूरा एक चैप्टर इसमें मौजूद है। आप डेटा स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा होगा तो नेचुरली आपने हैशिंग को कवर किया होगा। देन बाइनरी सर्च ट्री यहाँ मौजूद है। बाइनरी सर्च ट्री भी हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे तरीके से कवर करके आते हैं। उसके बाद रेड ब्लैक ट्री और ऑगमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये अमूमी तौर पर हम एमफिल को जब एल्गोरिथम्स का कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त इनको कवर करते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक्स मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर काशिफ साहब ने इनमें से किसी को टच किया तो नेचुरली मैं आपको उनकी वीडियोस दे दूंगा, आपके लिए वो अवेलेबल होंगी। पेपर में मैं ये स्ट्रक्चर्स वाला जो पार्ट है वो नहीं होगा। इसके बाद नेचुरली ये एडवांस डिजाइन एंड एनालिसिस टेक्निक्स हैं। इसमें हम ये दो चैप्टर्स जो हैं उनको किसी हद तक कवर करेंगे, एंड दे आर वेरी नेसेसरी टू कवर डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी एल्गोरिथम्स। उसके बाद एमोर्टाइज्ड एनालिसिस अगेन एमफिल लेवल का टॉपिक है, वो वहां पे कवर होता है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एमफिल लेवल पे ही हम कवर करते हैं, और कुछ ग्राफ एल्गोरिथम्स जो हैं वो हम शुरू के 4-5 चैप्टर्स जो हैं उनको बीएस लेवल के ऊपर कवर करते हैं। ख्वाहिश है कि इसको हम प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम और ग्राफ एल्गोरिथम्स जो हैं उनको मेनली जो भी हमारे पास टाइम बचा है उसमें कवर कर लें। सो लेट्स मूव ऑन टू द डायनामिक प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, जब हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया था तो एल्गोरिथम को स्टार्ट करने पर हमने डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के मुतालिक थोड़ी सी बात की थी जब हमारे रेगुलर सेशंस हो रहे थे। ठीक है, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम्स जब भी हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम प्रॉब्लम के लिए मौजूद होता है। आमतौर पे जो ब्रूट ये प्रॉब्लम का कोई बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं देता है, लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इंट्यूटिव होता है, डायरेक्टली अवेलेबल होता है। ठीक है, मगर ये एफिशिएंट नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि एल्गोरिथम्स को एफिशिएंट बना सकें। उसके बाद फिर हमने एक डिजाइन प्रोसेस देखा था जिसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे हमने देखा था कि हमने बहुत सारे एल्गोरिथम्स जिनके ब्रूट फोर्स जो थे वो टाइम जो कंज्यूम कर रहे थे, उनके उन्हीं प्रॉब्लम्स के जब हमने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स बनाए तो हमें बेहतर रनिंग टाइम मिल गया था। ठीक है, ये दो चीजें हमने फिलहाल कवर की हैं। इसके बाद दो डिजाइन टेक्निक्स जो हैं वो अब हम आने वाले टाइम पे कवर कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड अदर इज ग्रीडी एल्गोरिथम्स। इसको एल्गोरिथम कह रहे हैं या ग्रीडी अप्रोच कह लें। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये अब हम अगले कोई 2 से 3 वीक हम इंशाल्लाह इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, व्हाट दे आर। सो लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ये हमारे एल्गोरिथम डिजाइन की टेक्निक्स हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ यूज की जाती है, वहां पर डिवाइड एंड कॉन्कर यूज क्यों नहीं होती, ये एक एस्पेक्ट है। ग्रीडी अप्रोच कहाँ पर अप्लाई की जाती है, ठीक है, ये हमने आगे आके देखना है। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम तो बड़ा, मैंने कहा ना, सीधा सीधा इंट्यूटिव डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का जो डेली लाइफ में हमें मिलता है और हम उसी को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, और ये एक, आप सबको पता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिकर्सिव होती है। हम प्रॉब्लम को डिवाइड करके पार्ट्स में ले जाके रिकर्सिवली कॉन्कर करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हम प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखेंगे जिन एस्पेक्ट्स की वजह से रिकर्सिव अप्रोच जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स के लिए
इफेक्टिव नहीं रहती है। वो क्यों इफेक्टिव नहीं रहती है उसको अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग like the divide and conquer solves the problem by combining the solutions of sub problems। ठीक है, रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिलता है हमें। हम आम तौर पर ऐसी प्रॉब्लम इससे सॉल्व करते हैं जिसमें प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं, या हम ये कहना चाहिए कि उसके जो पॉसिबल करेक्ट सबसेट्स आ सकते हैं वो कई होते हैं और उनमें से हमें बेस्ट चूज करना होता है। मसलन अगर मैं एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाना चाहूं सिटी के, तो मेरे पास मल्टीपल रोड्स या मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं कम से कम कॉस्ट में दूसरी जगह पहुंच जाऊं। तो मैं अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूं, या मैं ये चाह रहा हूं कि मैं कम से कम टाइम में वहां पहुंच जाऊं, चाहे उसके लिए मेरा फेयर किराया ज्यादा लगे, तो मैं प्राइस को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूं। तो इस तरह से मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने में मल्टीपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो मुझे कौन सा सॉल्यूशन पिक करना है जो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम मिनिमम या मैक्सिमम अमंग मैनी होता है, उसको हम ऑप्टिमल कहते हैं। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जो जनरली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग नॉन जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी यूज हो सकती है, बट मोस्टली ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होगी। व्हेन डेवलपिंग अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम हम ये 4 स्टेप्स आमतौर पर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम उसके स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करेंगे, यानी कि हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसके सॉल्यूशन को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। फिर रिकर्सिवली ऑप्टिमल वैल्यू जो है उसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे। जब वो फार्मूला रिकर्सिवली बन जाएगा तो उस रिकर्सिव फार्मूले को हम आइट्रेटिवली इंप्लीमेंट करेंगे इन द बॉटम ऑफ फैशन। यहां पर मैं थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस करता चलूं कि रिकर्जन जो होती है वो एक टॉप डाउन अप्रोच होती है कि हमारे पास n साइज प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम n-1 साइज में आते हैं, वहां से हम n-2 साइज प्रॉब्लम में आते हैं, और इवेंचुअली हम चलते चलते बेस केस तक आ जाते हैं। ठीक है, 2-1। जब ये बेस केस तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद फिर हम ये टॉप टू बॉटम हमने इस प्रॉब्लम को अटैक किया। n से n-1 सब प्रॉब्लम, n-1 से n-2 सब प्रॉब्लम, एंड इवेंचुअली बेस केस। या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि हम एक n साइज प्रॉब्लम को n/2 साइज प्रॉब्लम की तरफ ले जाएं, और n/2 साइज प्रॉब्लम को n/4 साइज की तरफ ले जाएं, और इवेंचुअली होते होते यहां पर भी हम बेस केस तक पहुंचेंगे। ठीक है, 2-1-1। तो ये अप्रोच जो है ये कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच जो होती है वो जनरली टॉप डाउन होती है। ठीक है, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम को पहले उसको क्लियरली उसके स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करेंगे, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, फिर उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए रिकर्सिव फार्मूला बनाएंगे। जब वो रिकर्सिव फार्मूला बन जाएगा तो फिर हम बॉटम अप फैशन में स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस केस अप टू द एंड आइट्रेटिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इस दौरान हम सॉल्यूशन जो है उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे।
तो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स विच हैव टू बी टेकन व्हेन अ प्रॉब्लम इज अटैक्ड यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक और स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर आगे कुछ मिसालें हैं, रॉड कटिंग की मिसाल है, कुछ और मिसालें हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं, मैं जरा उनको ले लूं सामने। बहरहाल मैं बोर्ड पे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है जी। एक ये है कि हमारे पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स जो हैं, सब प्रॉब्लम्स, वो ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक जो हमारा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम एल्गोरिथम बना रहे हैं, अगर उसमें ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती कि उसमें जो सब स्ट्रक्चर है उसमें एग्जैक्टली वही नेचर मौजूद है जो ओरिजिनल प्रॉब्लम में मौजूद है। सब स्ट्रक्चर मीन कि हमने एक रिकर्सिवली छोटी प्रॉब्लम को अटैक करना है जो उसी नेचर की बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सब स्ट्रक्चर है। अगर उसमें वही ऑप्टिमाइजेशन मौजूद नहीं है तो फिर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग उस वक्त सूट करती है जब हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ना हो, जैसा कि डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हमने देखा था कि हमने कोई भी प्रॉब्लम ली थी, मर्ज सॉर्ट की प्रॉब्लम ली, डिवाइड किया, इसको सेपरेटली सॉल्व किया, इसको सेपरेटली सॉल्व किया, देयर इज नो ओवरलैप, ठीक है। इसी तरह जब हमने सॉल्व किया था नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस, उसमें जो 4 डिफरेंट मल्टीप्लिकेशंस थी, दे ऑल आर डिफरेंट, उनमें से कोई सेम नहीं थी। ए बी, ए सी, बी डी, बी सी, इस तरह से वो 4 डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स थी और चारों डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स थी, कोई ओवरलैप नहीं थी। स्ट्रेसंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 8 सब प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी, बट नन ऑफ देम इज मैचिंग द अदर, so they are basically independent sub problems, not overlapping। प्रॉब्लम जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग वो हमें वहां सूट करती है जहां पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द डीप डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस, लेट्स हैव आवर ओल्ड फेमस फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस। ऑल वी नो इज कि हमारे पास एफ ऑफ एन, nth फिबोनाची नंबर बराबर होता है एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2, और एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 के ही बराबर होता है जो एग्जैक्टली 1 होता है। अगेन थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव इसके ऊपर मौजूद हैं कि फर्स्ट 2 जो हैं वो 1 1 होंगे या 0 1 होंगे, बट देयर इज नो बिग डिफरेंस दोनों में। अब यहां पर अगर आप इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, n फिबोनाची नंबर लेते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच में वो n माइनस 1 और n माइनस 2 से मिलेगा। n माइनस 1 का जो प्रॉब्लम है वो n माइनस 2 और n माइनस 3 से मिलेगा, और n माइनस 2 जो है वो n माइनस 3 और n माइनस 4 से मिलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये n माइनस 3 और n माइनस 4, ये n माइनस 4 और n माइनस 5, ये n माइनस 4 और n माइनस 5, ये n माइनस 5 और n माइनस 6, एंड इवेंचुअली आगे आके चलें तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देयर इज अ बिग रेपिटेशन। ठीक है, ये जो पूरे का पूरा सब ट्री बन रहा है विच इज अ बिग सब ट्री, वो एग्जैक्टली इधर बन रहा है।
और अगर इसके नीचे देखें तो ये जो n-3 वाला सब ट्री बन रहा है वो एग्जैक्टली यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है। n-4 वाला जो सब ट्री है वो यहां भी बन रहा है, वो यहां भी बन रहा है, वो यहां भी बन रहा है, वो यहां भी बन रहा है। इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज, तो ये बहुत बड़े बड़े सब ट्रीज हैं। इन दैट केस एक फिबोनाची नंबर का अगर हम ब्लाइंड रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखें यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इट इज अ वेरी वेरी इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिबोनाची नंबर। परफेक्ट है, इंट्यूटिव है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। इसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, आप एग्जैक्टली इसको इसी तरह से कोड करके देखें, आपको ये करेक्ट nth फिबोनाची नंबर रिटर्न करेगा। लेकिन आप इससे अगर थर्ड फिबोनाची नंबर लेंगे, ये ब्लिंक ऑफ आई में आपको बता देगा कि इट इज 2। आप इससे फिफ्थ फिबोनाची नंबर लेंगे, ये ब्लिंक ऑफ आई में आपको बता देगा इट इज 8 और वॉट एवर इट इज। आप इससे 10th फिबोनाची नंबर लेंगे, अगेन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको बता देगा कि वो कौन सा है। लेकिन अगर आप इससे कहेंगे कि 25th फिबोनाची नंबर दें, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और इवन थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ के 30-40 के करीब फिबोनाची नंबर पे चले जाएंगे, तो इट मे टेक आवर्स, डेज एंड इवन वीक्स। यू कैन ट्राई इट। What is the reason? The reason is too much repetitions. Too much repetitions. ठीक है, वो मैंने यहां पर आपको हाईलाइट की है। इन रेपिटिशंस को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं तो वहां पर कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ये यहां से इसको सॉल्व करने के लिए ये दो रिकर्सिव कॉल्स की हैं, ये उसकी सब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स शेयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये शेयर होना शुरू होती हैं तो ओवरलैपिंग हमें मिलती है। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो सॉल्यूशन है डायनामिक प्रोग्रामिंग, बॉटम अप अप्रोच, आइटरेटिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच नहीं है, लेकिन रिकर्सिव फॉर्मुलेशन के बाद, रिकर्सिव फार्मूला बनने के बाद हम उसे बॉटम अप यूज करेंगे। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं कि हम इन बिटवीन एक एरे 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं, और जितने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कंप्यूट करके उस एरे में स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। हम एक एरे बना लेंगे, अगर हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए, ठीक है, उस एरे में हम फिबोनाची नंबर्स को 1 बाय 1 कंप्यूट करते जाएंगे। जैसा कि बेस केस बड़ा क्लियर है कि फर्स्ट 2 फिबोनाची नंबर्स आर वंस। इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, ठीक है, j इज इक्वल टू 3 to n। और अगर इस एरे का नाम a है तो a ऑफ j इज इक्वल टू, यहां से हम कंप्यूटेशन कर लेंगे। ठीक है, a ऑफ j -1 प्लस a ऑफ j -2। तो प्रीवियस दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटेड हैं और वो एक एरे में पड़ी हुई हैं, और हम वहां से वो दोनों कंप्यूटेड वैल्यूज को उठाते हैं, उनको सम करते हैं और यहां प्लेस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में j 3 से 4 हो जाएगा, और a ऑफ j -1 प्लस a ऑफ j -2, इन दोनों को सम करके यहां पर 3 प्लेस कर देगा। अगली आइट्रेशन में j जो है वो 4 की बजाय 5 हो जाएगा। तो 5 में j -1 और j -2 बेसिकली ये दोनों होंगे, वो इनको ऐड करके यहां रख देगा, और अल्टीमेटली चलते हुए ये एंड पर जब हम n पे आ जाएंगे, j की वैल्यू n
तक पहुंच जाएगी, तो उस आइट्रेशन में a ऑफ j nth वैल्यू को कंप्यूट कर चुका होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा लूप है जो n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और अगर मेरे पास n की वैल्यू जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो कितना रनिंग टाइम होगा? प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, हम ऐड मल्टीप्लाई ऐड और असाइनमेंट ही तो कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टाइम n, तो इट इज बेसिकली थीटा ऑफ n एल्गोरिथम। और बहुत बड़ी वैल्यू के लिए भी ये एल्गोरिथम जो है ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दे देगा, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो बहरहाल गीगा हर्ट्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। गीगा हर्ट्ज मीन 10 टू पावर 9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो कंप्यूट कर सकते हैं, जबकि ये जो ऊपर मैंने एक बड़ी सी वैल्यू बनाई है इसमें तो सिंपली 10 टू पावर 7 मैंने लिखा है। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन 100 सीपीयू साइकिल्स भी ले 1 गीगाहर्ट्ज कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर भी ये एक सेकंड में हम इतना बड़ा फिबोनाची नंबर जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन रिकर्सिव अप्रोच में, ये जो ब्लाइंड रिकर्सिव अप्रोच है, इसमें इतना बड़ा फिबोनाची नंबर कंप्यूट करना मे बी लाइट ईयर्स में भी पॉसिबल ना हो, रहती दुनिया तक भी शायद पॉसिबल ना हो, प्रोवाइडेड के दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है चल करोड़ों सालों में। ठीक है, सो इसकी वजह से ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्फीयर इशू क्रिएट करती हैं। अब इसका रनिंग टाइम मैंने आपके सामने बड़ा इंट्यूटिवली निकाला है कि j इज इक्वल टू 3 to n, हम सिंपली a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ j माइनस 1 प्लस a ऑफ j माइनस 2 कर रहे हैं, इसी फार्मूला से लेके उसे कर रहे हैं, तो हमारे पास थीटा ऑफ n एल्गोरिथम आ जाता है। इसका जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसको अगर हम ट्री मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो लेवल 1 के ऊपर एक वैल्यू है, लेवल 2 के ऊपर 2 कंप्यूटेशंस हो रही हैं, लेवल 3 के ऊपर 4 कंप्यूटेशंस हो रही हैं, लेवल 4 के ऊपर 8 कंप्यूटेशंस हो रही हैं। हर लेवल के ऊपर नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस जो हैं वो प्रीवियस लेवल से डबल हो जाती हैं। तो आप यहां से अगर ये अंदाजा लगा सकें कि इसमें अल्टीमेटली 2 और 1 तक हम कब पहुंचेंगे, ठीक है, तो चूंकि आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि n से n-1 से n-2 से n-3 हम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो हमारे पास ऑफ द ऑर्डर ऑफ n होंगे। तो अगर टॉप लेवल के ऊपर हमने एक कैलकुलेशन की है, उससे अगले लेवल के ऊपर 2 कैलकुलेशंस की हैं, उसके अगले लेवल के ऊपर 4 कैलकुलेशंस की हैं, उससे अगले लेवल के ऊपर 8 कैलकुलेशन की हैं, फिर 16 की हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट लेवल के ऊपर हमने कितनी कैलकुलेशंस की हैं? ठीक है, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। तो nth लेवल के ऊपर कितनी कैलकुलेशंस हैं? इसी को रीराइट करके 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4, और यहां पर 2 raised to power n-1 आ जाएगा nth लेवल के ऊपर। तो ये बिल्कुल एक कैजुअल सा एनालिसिस है कि ये एक रनिंग टाइम ऑफ फिबोनाची नंबर विच इज ब्लाइंड रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इज सम ऑफ दिस सीरीज। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूले से 2 raised to power लास्ट इंडेक्स पे जो भी पावर है, ये वाली, ठीक है, 2 raised to power n-1 plus 1 minus 1 whole divided by
2 - 1, ये फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1:1 से क्रॉस हो जाएगा, न्यूमिनेटर इसका 2n-1 है और डिनोमिनेटर इसका एग्जैक्टली 1 है। तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है वी कैन राइट इट 2n। तो रिकर्सिव एल्गोरिदम, अगर हम इसको थीटा ना भी कहना चाहें, ठीक है, कुछ लेवल्स अगर मिस हो रहे हैं तो हम इसे एटलीस्ट बिग O ऑफ 2n तो कह सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एनालिसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैजुअल किया है। अगर इसका एग्जैक्ट एनालिसिस करें तो अल्टीमेटली ये थीटा ऑफ 2n में ही इसका सोल्यूशन जाएगा। ठीक है, तो एनीवे recursive implementation of Fibonacci number is exponential as compared to an approach which is bottom up, which is using an array like whatever we studied तो नहीं कहना चाहिए, we are going to study, हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, in dynamic programming is linear। तो अगर ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें तो ये सॉर्ट ऑफ लीनियर एल्गोरिथम है और ये सॉर्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है, रादर ये है। तो अप टू दिस लेवल जो वैल्यूज ऑफ n है उसमें तो दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो एक रीजनेबल टाइम में आंसर दे देंगे, लेकिन बियॉन्ड दिस हमारे पास, ठीक है, मिनट्स, वीक्स, डेज, years एंड मोर टाइम लगता जाएगा, क्योंकि इसका जो स्टीप है वो हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो टाइम है लीनियर एल्गोरिथम वो हमारे पास कंपैरेटिवली बेहतर है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक इंटरमीडिएट एरे को यूज करते हुए, ठीक है, बॉटम अप वे में आइटरेटिवली लूप्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाती है। जी स्टूडेंट, यहां पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है कैसी, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है हमने उससे पहले सॉल्व करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद होगा कि जब हम रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपके साथ नैपसैक प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर की थी। ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ कहाँ मौजूद है, ये ये नैपसैक प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसको मैंने कहा था कि आप इसका कोई सोल्यूशन वगैरह देखें, फिगर आउट करें। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। हर कॉम्बिनेशन के लिए हमने सम ऑफ वेट्स एंड सम ऑफ वैल्यूज मेजर करना है। फिर उन तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए जो नैपसैक में आ सकते हैं, मैक्सिमम किस सबसेट की टोटल कॉस्ट बन रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर भी अगर इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डिग आउट करें तो हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं और उनमें से हमने बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना है। सो इन दैट सेंस इट इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है जो कि एक थीफ के साथ एसोसिएटेड है। थीफ जो है अगर वो मैथमेटिक्स को लेके, एल्गोरिथम्स को लेके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे और वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जिसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हों, बेशक वो कंप्यूटर यूज कर रहा हो। अभी जैसा मैंने फिबोनाची नंबर के केस में बनाया, अगर आइटम्स भी स्टोर में
कोई 50-60 हों, तो तब भी उसको दिन लग जाएंगे अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने में। लेकिन अगर वो इसके मुकाबले में कोई और अप्रोच यूज करे, मसलन जो अच्छा लगता है उसको उठाए, नैपसैक में डाले और भागे, तो हो सकता है वो बेस्ट रॉबरी करके ना निकला उस शॉप में से। अगर वो एक्स आइटम छोड़ के वाई आइटम ले लेता तो उसको ज्यादा वैल्यू अपनी एफर्ट की मिल जाती। लेकिन उसने ग्रीडी अप्रोच यूज की, उसने कहा ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये उठाओ, ये नैपसैक में डालो और निकलो। सो वो ग्रीडी अप्रोच है। उसके मुकाबले में जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच है, वो हम पहले प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो यहाँ पर तकरीबन बना हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम मैथमेटिकली क्लियरली डिफाइंड है। फिर हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे, हम इसकी ऑप्टिमल वैल्यू के लिए रिकर्सिव फार्मूला बनाएंगे। जब वो रिकर्सिव फार्मूला बन जाएगा तो हम उस रिकर्सिव फार्मूले को बॉटम अप वे में एक एरे यूज करते हुए, विच मे बी 1D और 2D डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बेस केस से लेके एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ फिल करेंगे और एट द एंड हमें ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इस वक्त किस हद तक फेमिलियर हैं विद नैपसैक प्रॉब्लम? मुझे ओपनली बता दें कि मैं, चूंकि हमने इसको क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपने तौर पे इसको करते रहें। आपने अगर इस प्रॉब्लम को किसी हद तक सॉल्व कर लिया हुआ है तो मैं थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेता हूं, अदरवाइज फिर इसकी निटी ग्रिटी डिटेल्स को लेके चलते हैं। तो आप इस वक्त मुझे बताएंगे तो मैं फिर, अदरवाइज मैं हो सकता है फिर स्पीड अपनी तेज ही रखूं। आमना के लिए मैं एक सेपरेट क्लास ले सकता हूं अगर बाकी लोगों ने ये की हुई है तो। थैंक यू शिरोज। अच्छा साथ जी, बाकी लोग भी, 18 लोगों में से 3 ने कह दिया, बाकी भी कह दें ताकि मुझे हुज्जत पूरी हो जाए। थैंक यू अरसलान। चलें, ठीक है, हिम्मत किया करें। गुड, थैंक यू ईशा। चलें जी, वापस आते हैं, ठीक है। नैपसैक प्रॉब्लम, मोर प्रिसाइजली 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। 0-1 मतलब या तो एक आइटम आप नैपसैक में रखेंगे, यानी कि टोटल आइटम आपका नैपसैक में होगा 1, या आप उसको नैपसैक में बिल्कुल नहीं रखेंगे, वो नैपसैक में 0 जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इस तरह से है कि थीफ जो है वो एक रॉबरी के लिए एक स्टोर में चला गया है, ठीक है। वहां पर n आइटम्स हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल बनाता हूं यहाँ पे कि वो उसमें 4 आइटम्स हैं, 1 2 3 4, और से चलें 5 आइटम्स हैं। वो आइटम्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई घड़ी हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक है। हमारे लिए वो 5 आइटम्स हैं। हर आइटम की का अपना एक वेट है। मसलन इसका वेट 20 है, इसका वेट 30 है, इसका वेट 10 है, इसका वेट 40 है, इसका वेट से 25 है। और ये n आइटम्स है। इस यहां पर मैंने एग्जाम्पल में n को 5 लिया है, ठीक है।
अदरवाइज n आइटम्स हैं। उसके बाद हर आइटम की एक वैल्यू है। आइटम नंबर 1 200 का है, आइटम नंबर 2 100 का है, बेशक उसका वेट ज्यादा है लेकिन जरूरी नहीं है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो, ठीक है। आइटम नंबर 3 भी 100 का है, चलें इसे 160 कर लेते हैं। आइटम नंबर 4 300 का है और आइटम नंबर 5 200 का है, ठीक है। नैपसैक की जो कैपेसिटी है वो 80 है। मीन कि अगर मैं इन सारे वेट्स को सम कर लूं तो ये इनका जो टोटल सम है वो 80 से ग्रेटर है, इसलिए ये सारे के सारे तो नैपसैक में आ नहीं सकते। 20 प्लस 30 प्लस 10 60 प्लस 40 100 प्लस 25 125 इनका टोटल वेट है, तो ये सारे तो नैपसैक में आ नहीं सकते हैं। ये जो m है, दैट m कैन नॉट बी exactly 80, that can be 60, that can be 40, that can be 100, that can be 200, ठीक है। तो m एक वेरिएबल m है, द कैपेसिटी ऑफ द knapsack, और एक वेरिएबल n है, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, ठीक है। तो इसकी कुछ भी कैपेसिटी हो सकती है और आइटम्स भी n हो सकती है, तो ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। एंड इवेंचुअली वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ एवरी आइटम कैन बी डिफरेंट। कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि जिसका वेट ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसका वेट कम है उसकी वैल्यू कम है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच है। हमें क्या करना है, हमें वो सबसेट ऑफ आइटम्स फाइंड करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सबसेट है जिसमें सिर्फ ये 2 आइटम्स शामिल हैं, इन दोनों का सम ऑफ वेट 40 है, इन दोनों की सम ऑफ वैल्यू 260 है। सो दिस इज वन सबसेट। देयर इज अनदर सबसेट जिसमें ये 3 आइटम्स हैं, इन तीनों का टोटल वेट 50 प्लस 25 75 है, इनका टोटल सम 660 है। और इस तरह के मेरे पास कई सबसेट हैं। चूंकि ये 5 आइटम्स हैं तो 2 raised to power 5 which is 32, there are 32 different subsets possible. One of them is null set, 5 of them are having only 1 item in it, some of them are having 2 items in them, some of them are having 3 items in them, some of them are 4 items, and lastly there is one subset which has all 5 items. तो 32 सबसेट्स बनेंगे। उन 32 सबसेट्स में से हमने वो सबसेट पिक करना है जिसमें सम ऑफ वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट this or this with respect to these 2 subsets, less than equal to m हो। यानी लकीली ये 40 भी लेस देन 80 है और 75 भी लेस देन 80 है। हमने वो सबसेट पिक करना है जिसका सम ऑफ वेट लेस देन m हो बट सम ऑफ वैल्यू मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा किसी और सबसेट में सम ऑफ वैल्यू ना हो जिसका वेट लेस देन इक्वल टू 80 है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू वाला सबसेट चाहिए। यहां अगर मैं एक तीसरा सबसेट बनाऊं, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल ये वाला सबसेट है, तो इस सबसेट में 40 प्लस 10 50 80 100 सम ऑफ वेट बनता है, और सम ऑफ वैल्यूज अगर मैं यहां पे कंप्यूट करूं 200 100 300 300 600 एंड 760 के करीब बनता है। लेकिन ये वाला सबसेट हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि दिस 100 इज ग्रेटर देन 80, अनफॉर्चुनेटली इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि
वैल्यूज भी रैंडम है, वेट्स भी रैंडम है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते इनिशियली कि क्या पिक किया जाए। नो, दिस इज अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में 2n सबसेट्स बनेंगे, और अगर हम ये ब्रूट फोर्स मेथड लेते हैं तो 2n सबसेट्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के का हमारा जो एल्गोरिथम है वो बहरहाल थीटा ऑफ 2n कंप्यूटेशंस तो कम से कम करेगा ही करेगा। इस प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कॉन्कर से कर सकते हैं, ये हमें सोचना है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी क्या है कि मेरे पास n आइटम्स हैं, मैं समहाउ k आइटम्स एक तरफ ले जाऊं और n - k आइटम्स दूसरी तरफ ले जाऊं। इनमें से मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ लूं और इनमें से मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ लूं, और दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को मिला के मैं एक ओवरऑल n आइटम्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूं। इज इट पॉसिबल? यू कैन थिंक, जितनी टकरें मारनी है मार लें, लेकिन इसमें से जो सॉल्यूशन निकला है और इसमें से जो सॉल्यूशन निकला है, हो सकता है सॉल्यूशन ऐसा हो जो इस इंडिपेंडेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इस इंडिपेंडेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन से हट के इनके मिक्सचर में से कोई सॉल्यूशन हो। तो वो मिक्स कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने कहा कि यू कैन ट्राई आउट, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड है डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम करना। ये n और k क्या चीजें हैं, ये एग्जैक्टली n/2 भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली मिडल में डिवाइड कर लूं। बट मैंने कहा था हम जनरल डिवीजन कर लेते हैं, k एक साइड पे ले जाते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं समहाउ। सो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, वी कैन थिंक, वी कैन ट्राई, वी कैन टू मच ट्राई, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं टू सेव सम टाइम इस तरफ आता हूं कि अब हम इस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं डायनामिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग वाली स्ट्रेटेजी से सॉल्व करने के लिए। सो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास हमने जो सॉल्यूशन निकाला, अगेन डायनामिक इसलिए कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको हम डायनामिक से ट्राई करते हैं। हमें रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ठीक है। वो जो 4 स्टेप्स मैंने बोले थे, सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। वो स्ट्रक्चर मैथमेटिकली काफी हद तक यहाँ पे डिफाइन है। इसके बाद हमें रिकर्सिव फॉर्मूला बनाना है फॉर ऑप्टिमल वैल्यू। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमल वैल्यू जो हमें हासिल करनी है, ठीक है, which is basically sum of some values for a subset। तो अगर मैं उस वैल्यू को v कहूं तो v किस पे डिपेंड करता है? मेरे पास n आइटम्स हैं और m कैपेसिटी है, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम n आइटम्स एंड फॉर द knapsack कैपेसिटी m। उन n आइटम्स में वेट्स और वैल्यूज भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा जो ऑप्टिमल वैल्यू है जो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, अगर उसका नाम मैं v रख दूं तो v डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ आइटम्स पे और नैपसैक की कैपेसिटी पे। ऑब्वियसली इन आइटम्स के साथ वैल्यूज और वेट्स एसोसिएटेड है। तो ये तो हो गई ऑप्टिमल वैल्यू। अब इसका रिकर्सिव फार्मूला बनाना है, ठीक है। रिकर्सिव फार्मूला बनाने के लिए हम आमतौर पर ये करते हैं कि n को n-1 कर लें या n को n/2 कर लें या n को n-k कर लें समहाउ। इसमें m भी मौजूद है, हम m को भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आइटम्स n हैं, m सिर्फ नैपसैक की कैपेसिटी है, इसलिए हम जो भी फार्मूला बनाने जा रहे हैं उसमें यहां पर v ऑफ
n-1 समथिंग आएगा। ये n-1 मैंने कहा n/2 भी हो सकता है, n-k भी हो सकता है। हम कोई ना कोई रिकर्सिव फार्मूला यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछली स्क्रीन पे आपसे कहा था कि शायद इसका डिवाइड एंड कॉन्कर सोल्यूशन इजी नहीं है, तो इसलिए हम n/2 वाली अप्रोच फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। n-1, सो v ऑफ n-1, मेरे पास n आइटम्स हैं, n, मैं n-1 आइटम्स का सोल्यूशन रिकर्सिवली फाइंड आउट कर लेता हूं। मुझे n आइटम्स के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। रिकर्जन में एक मैजिक होता है, ये मैं आप सबको समझा चुका हूं कि अगर हम एक रिकर्सिव कॉल करें तो रिकर्सिव कॉल करने से हमें एक सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, इसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास n-1 आइटम्स का सोल्यूशन मैजिकली मिल जाए तो क्या मैं उसकी मदद से n आइटम्स का सोल्यूशन बिल्ड कर सकता हूं? ये फॉर्मूला मैं यहां बनाने जा रहा हूं। तो v ऑफ nm इज इक्वल टू v ऑफ n-1 क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज v? इसको डिफाइन कर लें, इट इज मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम n आइटम्स एंड m कैपेसिटी, ठीक है। इन दोनों का मैंने जिक्र कर दिया, तो v हमने डिफाइन कर दिया, प्रॉब्लम को एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया कि v इज व्हाट, मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दीज n आइटम्स विद m कैपेसिटी। तो v ऑफ n-1 क्या होगा? मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम n-1 आइटम्स, जो रिकर्सिवली मुझे मिल जाएगा, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स कम फॉरवर्ड। व्हाट अबाउट दिस nth आइटम? इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये नैपसैक में होगी या ये नैपसैक में नहीं होगी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये नैपसैक में नहीं होगी तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा टूवर्ड्स दिस v? अगर ये नैपसैक में नहीं होगी तो इस v के लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इसका कंट्रीब्यूशन है जी 0। और नैपसैक में कैपेसिटी कितनी मौजूद रहेगी? जितनी पहले से थी, क्योंकि ये नैपसैक में गई नहीं है, ये 0 है, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि ये नैपसैक में मौजूद है। इन दैट केस नैपसैक की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन v ऑफ n जो है वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी टूवर्ड्स द टोटल। अब ये दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, कि अगर हम लास्ट वैल्यू पे देखें तो या तो वो नैपसैक में आएगी इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या वो नैपसैक में नहीं होगी इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर वो नैपसैक में नहीं होगी तो रिकर्जन ये बनेगी कि हमें रिकर्सिवली ये फाइंड आउट करना है, लेकिन उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं है, इसलिए 0 हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो नैपसैक में है फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो फिर ये हमारे पास सब प्रॉब्लम बनेगी
उस सब प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो n-1 आइटम्स में से मैक्सिमम बेनिफिट है। चूंकि nth आइटम भी मौजूद है तो उसका बेनिफिट भी तो हमें लेना है ना, वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब ये जो दो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं, दो मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो मैं इसको असाइन कर दूंगा। तो इससे ये एक रिकर्सिव फार्मूला बन जाएगा। ये वाला, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि WN जो है वो लेस देन इक्वल टू M होना चाहिए। जितनी कैपेसिटी थी, nth आइटम का वेट अगर हमने उसे नैपसैक में डालना है तो वो डालने के काबिल तो होना चाहिए। उसका वेट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो नैपसैक में ना आए। फॉर एग्जाम्पल वहां फ्रिज पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा वेट था, छोटा सा थैला था नैपसैक, उसमें फ्रिज तो आ नहीं सकता, और फ्रिज nth आइटम है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको तो कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन हम nth आइटम के लिए ये निकाल रहे हैं। और लेट्स अज्यूम कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास चॉइस ही सिर्फ एक है, और वो कौन सी है कि हम इस पे जाएं। तो इससे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। अब दूसरी तरफ बेस केस पे आएंगे। n से हम n-1 पे आ रहे हैं, ठीक है, n से n-1 पे आ गए, n-1 से n/2 पे जाएंगे, n-2 से n-3 पे जाएंगे, n-3 से n-4 पे जाएंगे, इवेंचुअली 3 to 1 पे आ जाएंगे। जब 3 to 1 पे आ जाएंगे तो हमारे पास बेस केस आ जाएगा कि देयर इज ओनली वन आइटम इन द स्टोर एंड वी हैव सम कैपेसिटी इन द knapsack। हाउ कैन वी डिसाइड कि वो वाला आइटम knapsack में आएगा या नहीं आएगा? सिंपली ऑन दैट कंडीशन कि अगर W1 लेस देन इक्वल टू M है तो हमने उसे उठा के knapsack में रखना है, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर W1 ग्रेटर देन M है तो हम knapsack को में उसको नहीं डालेंगे, उसको छोड़ देंगे। सो सिंपली एक इफ एल्स लगेगा और इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 1 हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन द प्रॉब्लम इज नॉट द बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से अब ऑप्टिमल वैल्यू v के लिए कि हम कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम n आइटम्स एंड m कैपेसिटी, एक रिकर्सिव फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। जी स्टूडेंट, ये डिस्कशन समझ में आई? ये आसान नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग में या रिकर्सिव सॉल्यूशंस में जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उनका रिकर्सिव फार्मूला बनाना ही असल जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल एफर्ट होती है। क्योंकि जब रिकर्सिव फार्मूला बन जाता है तो फिर रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाना तो कोई कमाल ही नहीं है, वो तो बड़े आराम से कोड हो जाता है। फिबोनाची नंबर्स के केस में आपके पास फॉर्मूला था ना, फिबोनाची नंबर का रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाना तो कोई मसला ही नहीं था। इसी तरह नैपसैक के केस में या कोई भी और ऑप्टिमलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, हमारे लिए रिकर्सिव फार्मूला बनाना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। तो वो अल्टीमेटली मैं उसको करके यहाँ ले आया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, नीट एंड क्लीन अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं करता हूँ, वरना मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये गिवन है। उसने वेरिएबल्स बदल लिए हैं,
कि C of I, W, where I is the number of items and W is the available capacity, ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है if there is no item in the store. उसने बेस केस 0 वाला ले लिया है और he has no knapsack, उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसके नैपसैक में, देन वो 0 बेनिफिट लेगा. तो दिस इज व्हाट द बेस केस. अगर i ग्रेटर देन 0 है लेकिन ith आइटम का लास्ट nth आइटम का वेट ही कैपेसिटी से ज्यादा है, तो फिर वी हैव नो चॉइस बट टू ड्रॉप इट. उसको ड्रॉप कर देंगे, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर हमारे पास एक रिकर्जन अवेलेबल हो जाएगी. बट इफ i is greater than 0 and wi is less than equal to w, the available capacity, हमारे पास दो चॉइसेस हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, ठीक है. एक चॉइस है कि उसको नैपसैक में ना रखें, दूसरी चॉइस है उसको नैपसैक में रखें. उनमें से जो भी हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा वो हम पिक कर लेंगे. द मैक्सिमम ऑफ vi, द वैल्यू फ्रॉम ith आइटम, and the solution from the i-1 items with this much capacity, or the solution from i-1 items with this much capacity but no benefit from the ith item. So ये रिकर्सिव फार्मूला बन गया. अब ये रिकर्सिव फार्मूला जब हमारे पास बन गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कोड भी कर सकते हैं. ये 10 से 12 लाइनों का सी का एक प्रोग्राम बन जाएगा और ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. आप इसको, और ये बेसिकली ये डायनेमिक है, ठीक है. ये एक टिपिकल इंस्टेंस है कि आप n को 9 ले लें, एरे v में ये वाली वैल्यूज 9 डाल दें, एरे w में ये वाली 9 वैल्यूज डाल दें और नैपसैक कैपेसिटी 15 ले लें. तो हमारे पास जो nw रादर, ठीक है, वो ये हमारे पास एल्गोरिथम है. इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, सो अल्टीमेटली वो हमें क्या रिजल्ट करेगा? द मैक्सिमम बेनिफिट. अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या कहती है? वो कहती है कि इस रिकर्सिव फार्मूले को बॉटम अप वे में लेके जाए. ठीक है. सो अगर मैं इसी प्रॉब्लम इंस्टेंस को दोबारा ले लूं, तो मुझे इसको बनाने के लिए एक 2D एरे चाहिए होगी, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है उसके दो पैरामीटर्स हैं. एक पैरामीटर है n और एक पैरामीटर है कैपेसिटी, ठीक है. तो मुझे जो डायनामिक एरे चाहिए, वो डायनामिक एरे जो है वो बेसिकली एक ऐसी एरे है जिसमें 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 फॉर n, जिसमें 80 कॉलम्स हैं, बल्कि रादर 81 कॉलम्स हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 80. इस फार्मूले से अगर i 0 है या w 0 है तो इस एरे में आंसर 0 है, ठीक है. तो ये यूं करके 0 फिल हो जाएगा. और अगर इसके ऊपर एक और रो हो जिसमें n भी 0 हो जाए, क्योंकि इस फार्मूले में, तो ये सारे का सारा बेस केस की मदद से हम पहली रो और पहले कॉलम को 0 से फिल कर लेंगे. अब इससे आगे स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है. इसके बाद हमने इसको कंप्यूट करना है. ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C11 है. ये क्या है? C11, where the value of I is 1 and W is 1. आप W1 देखें, W1 is 20, which is not greater than 1. तो फिर सॉल्यूशन क्या है? Ci-1W.
जो इससे ऊपर पड़ा हुआ है वैल्यू, ये वाली वैल्यू वही यहां है, ठीक है। CI-1W एग्जैक्टली CIW में CI-1W कॉपी हो जाएगा। तो CI-1 मीन जो ऊपर है, इसी तरह आगे भी ये कॉपी होते जाएंगे अनलेस एंड अनटिल ये 20 आ जाए। तो जब यहां पर 20th इंडेक्स वाली कॉलम आएगा तो 20th इंडेक्स वाले कॉलम में आके हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये भी ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे क्या है, यहां पर क्या पड़ा हुआ है, यहां पे तो 0 पड़ा हुआ है। दूसरा हम देखेंगे कि vi प्लस दिस क्या चीज मौजूद है। सो vi इज व्हाट, vi इज 200 और यहां पर ऊपर वाले कॉलम में चूंकि सारी जीरोस मौजूद हैं तो यहां पर 200 आ जाएगा और इस तरह से हम अल्टीमेटली ये पूरी रो फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अगली रो फिल करेंगे, उससे अगली रो फिल करेंगे, उससे अगली रो फिल करेंगे और जब यहां पर आएंगे तो ये क्या है, इस सेल को अगर हम देखें तो ये सेल क्या है, इसमें रो इंडेक्स 5 है और कॉलम इंडेक्स 80 है। तो ये मुझे बेसिकली C580 बता देगा कि फ्रॉम 5 आइटम्स विद नैपसैक कैपेसिटी 80 व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू, कितना मैक्सिमम बेनिफिट आ सकता है। तो ये इस प्रॉब्लम के ऊपर हम इसको यूं रन कर रहे हैं, ये मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर लेता हूं किसी तरह। इसमें उसने उस प्रॉब्लम को जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, ये वाली, इसको उसने सॉल्व किया है और इसने इस प्रॉब्लम को इंटेलिजेंटली इस तरह बनाया कि उसने W को 15 ले लिया है। अब W को 15 लेने की वजह से नंबर ऑफ कॉलम्स एरे में 15 आ गए, नंबर ऑफ रोज जो है वो अप टू 9 आ गई, 0 यहां पर फिल हो गया, 0 यहां पर फिल हो गया विद द हेल्प ऑफ बेस केस, ठीक है। मैं इसको जरा छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके उधर जाता हूं और उसके बाद अल्टीमेटली इस लेक्चर को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह रहा था कि ये वाला कॉलम तो बेस केस से फिल हो जाएगा और ये वाली रो बेस केस से फिल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने फिलिंग करनी है तो वो सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मीन एक तरतीब से है, आप पहले पूरी इस रो को फिल करें, फिर इस रो को फिल करें, फिर अगली अगली रोज को रो बाय रो फिल करते जाएं तो अल्टीमेटली आप यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये 2 लूप्स की मदद से 2D एरे फिल हो जाएगी, दैट इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन किसी भी उसको कंप्यूट करने के लिए, किसी भी सेल को कंप्यूट करने के लिए आपको वो वाला फार्मूला चाहिए जो इस डॉक्यूमेंट में ऊपर मौजूद है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे इसको फिगर आउट करना है कि यहां पर क्या वैल्यू आएगी, यहां पे ये किस रो में है, 8th में, ये किस कॉलम में है, 6th में। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, C और वॉट एवर 8,6, सो 8,6। अब इसका सोल्यूशन कहां से मुझे मिलना है, व्हाट इज द वेट ऑफ 6th आइटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 9th है। अवेलेबल कैपेसिटी क्या है, अगर उसका वेट 9 है तो इसका मतलब है कि मेरे पास चॉइस क्या है, मैं उसे ड्रॉप कर दूं। जब मैं उसे ड्रॉप करूंगा तो C ये किसके बराबर आ जाएगा, C ऑफ 7,6 और C ऑफ 7,6 11 है, तो मैं इस जगह पे 11 कॉपी कर दूंगा। लेकिन उसके मुकाबले में
अगर मैं आप ये कहूं कि यहां पर वैल्यू कैसे आई है, ये 17, तो ये 17 बेसिकली C 713 है। 13 इज द अवेलेबल कैपेसिटी, और सेवंथ आइटम कौन सा है, उसका वेट क्या है, सेवंथ आइटम का वेट है 2, और उसकी वैल्यू है 7। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे इसको नैपसैक में रखना है या नहीं रखना। तो मैं दो ऑप्शंस लूंगा। एक ऑप्शन होगी, ओके इस पे अनडू कहाँ है, ये है। एक ऑप्शन है C613+0, और दूसरी ऑप्शन क्या है, C6 और उसमें से 2 निकाल दें, जो कि वेट ऑफ द सेवंथ आइटम है। तो बाकी क्या बचता है, 11। मगर इसमें ऐड कर दें प्रोबेबली ये वाला 7, मे बी मेरे से कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो C613 तो 11 है, और C611 विच इज दिस 10, उसमें मैं ये वाला 7 ऐड करूं तो आंसर आएगा 17। अब मैक्सिमम इसमें 7 ऐड करके 17 आ रहा है, ये 11 बड़ा है या ये 17 बड़ा है। नेचुरली 17 बड़ा है, तो ये 17 यहां कॉपी हो जाएगा। तो इस पूरी एरे को जब आप दो लूप्स लगा के सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, पूरी एरे उस रिकर्सिव फार्मूले की मदद से इफ एल्स लगते हुए फिल होती चली जाएगी। स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। इससे अल्टीमेटली हमें एट द एंड ये पता लग जाएगा कि n आइटम्स में से मैक्सिमम बेनिफिट हमें कितना मिल सकता है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से आइटम्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इसी डॉक्यूमेंट में, ये जो PDF डॉक्यूमेंट में, उसमें एक आइडिया दिया गया है, और वो आइडिया दिया गया है कि अगर इसको बैकवर्ड हम ट्रेस करें, और बैकवर्ड ट्रेसिंग में हम ये देखें कि ये 23 और इससे ऊपर वाली वैल्यूज अगर डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि 9th आइटम जो है वो नैपसैक में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9th आइटम का वेट है 5, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर 15 है, इससे ऊपर भी 15 है, इसका मतलब है कि ये 8th आइटम नैपसैक में नहीं है। तो हम 15 और 10 को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब है 7th आइटम नैपसैक में है, वो 2 है। हम 2 स्टेप्स इधर आएंगे, 6th आइटम नैपसैक में नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है कि 5th आइटम नैपसैक में है, और 5th आइटम जो है वो 3 है। तो 3 का मतलब है हम यहां पर आ जाएंगे, इसका मतलब है 4th आइटम भी नैपसैक में है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब है इधर आ जाएं, इसको स्किप कर दें। ये दोनों जब डिफरेंट होंगे तो हम देखेंगे वो नैपसैक में आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो कौन से आइटम्स नैपसैक में है, कौन से नहीं है, वो हम यहां से शुरू होंगे। ये और इससे ऊपर वाले अगर डिफरेंट होंगे तो नीचे वाला आइटम नैपसैक में है, अगर वो नैपसैक में है तो फिर हमने इधर को कितना मूव करना है, जितना इसकी कैपेसिटी है। वहां पर दो कंपैरिजंस करने हैं, अगर वो सेम है तो जस्ट ऊपर चले जाएं क्योंकि वो नैपसैक में नहीं है, एंड सो ऑन। तो अगर ये मैंने टिक्स सही किए हैं, तो मैंने कौन कौन से आइटम्स नैपसैक में डाले हैं, 1 4 5 7 9, 1 4 5 7 और 9, इनके टोटल वैल्यूज को आप जमा कर लें तो वो 23 आना चाहिए।
तो स्टूडेंट इस तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग काम करती है कि हम पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हम ऑप्टिमल वैल्यू के लिए रिकर्सिव फार्मूला बनाते हैं, रिकर्सिव फार्मूला बनाने के बाद हम प्रॉब्लम को आइट्रेटिवली सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला लूप लगा हुआ है ये बेस केस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक लूप लगा हुआ है नेस्टेड लूप, i इज इक्वल टू 1 to n, ये रोज के ऊपर है, w इज इक्वल टू 1 to कैपिटल W, ये कॉलम्स के ऊपर है। और फिर ये इफ एल्स वो जो रिकर्सिव फार्मूले में था उसकी मदद से हम सी आई डब्ल्यू को फिल कर लेंगे, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास पूरी एरे फिल हो जाएगी। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन वैल्यू होगी, इस ऑप्टिमल वैल्यू में से हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। और ये नीचे उसने सारा डिस्कस किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट ये मैं आपको सारों को ईमेल कर दूंगा, आप इसको एक दफ़ा तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। इससे डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो हमें काफ़ी हद तक क्लियर करने में हेल्प मिलती है। लास्ट वर्ड्स, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम? ऑब्वियसली मुझे इस एरे को टोटली फिल करना पड़ा है। ये एरे n बाय m कैपेसिटी की है, n बाय m कैलकुलेशंस मुझे करनी पड़ेंगी। तो आंसर जो आएगा डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉर द नैपसैक वो n इंटू m होगा, थीटा ऑफ n w, अगर मैं इस कैपेसिटी में चलूं तो। नो व्हाट इज w? द कैपेसिटी। व्हाट इज n? द नंबर ऑफ आइटम्स। ब्रूट फोर्स में थीटा ऑफ 2 रेज़ टू पावर n था, यहां पर nw है। अब फर्ज कर लें कि w जैसा कि इस एग्जांपल में है, अगर n 9 है और w 15 है तो वो 2 टाइम्स n है। तो मैं लिख सकता हूं n इंटू 2 टाइम्स n विच इज 2 टाइम्स n स्क्वेयर। 2 क्रॉस हो जाएगा तो थीटा ऑफ n स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर W जो है इज वेरी वेरी लार्जर देन n, और वो W जो है वो ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू पावर n हो जाता है, तो W को मैं 2n लिखने की बजाय जब 2 रेज़ टू पावर n लिखूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये फार्मूला फिर मेरे पास एक्सपोनेंशियल ही चला जाएगा। तो नैपसैक प्रॉब्लम जो है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व तो हो जाती है, लेकिन इसका रनिंग टाइम एनालिसिस जो है वो वर्स्ट केस में बहुत ज्यादा है। लेकिन बेस्ट केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स n है और नैपसैक कैपेसिटी भी तकरीबन n ही है, तो ये थीटा ऑफ n स्क्वायर है, ये हमें काफी बेहतर आंसर दे देता है। लेकिन वर्स्ट केस के अंदर इसका आंसर डिबेटेबल है। तो हमें सिर्फ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक एरे ही फिल करना होती है। तो स्टूडेंट ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रॉड कटिंग, ठीक है। रॉड कटिंग को आप एक दफा जरूर पढ़ लें, बहुत सिंपल सी इंट्यूटिव सी एग्जांपल है। वो ये है कि एक रॉड है, उस रॉड को हमने काटना है। हर कटिंग का एक डिफरेंट हमें बेनिफिट मिलता है। हम ये चाह रहे हैं कि रॉड को इस तरह काटें कि हमें टोटल बेनिफिट ज्यादा मिल जाए, क्योंकि अगर उसको 1 फीट में काट देंगे तो 9 इससे बन जाएंगे 9 फीट रॉड के। लेकिन अगर 2 में काटेंगे तो 4 और 1 हिस्सा मिलेगा, अगर 4-5 में काटेंगे तो डिफरेंट मिलेगा। और हर हिस्से की वैल्यू है कि 4 फुट की क्या वैल्यू है, 2 फुट की क्या वैल्यू है। तो हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले लें रॉड को कट करने का। तो अगेन इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। आई वांट कि ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले खुद से थोड़ा सा देख लें। जी स्टूडेंट, मेरा टाइम तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ले लिया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ओके, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करें। बेटा
माइक ऑन करके बोल सको तो बेहतर है, अदरवाइज मुझे जाके पढ़ना पड़ता है सर। अगर स्ट्रिंग फाइन, शिरोज आपका क्वेश्चन जो है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें पहले प्रॉब्लम को का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर रिकर्सिव फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, और अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है हमें कुछ बेनिफिट दे सकती है। अभी ये जो मैंने नैपसैक का प्रॉब्लम करवाया है, इसमें एज कैपेसिटी इंक्रीजेस ओवरलैपिंग कम होती जाती है, लेकिन अगर कैपेसिटी कम हो तो ओवरलैपिंग का चांस बढ़ जाता है। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आती हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग उतना अच्छा बिहेव करती है, और जितनी कम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आती हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग उतना अच्छा बिहेव नहीं करती है। तो आपकी इस टिपिकल प्रॉब्लम को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, मैंने रेडली इसको एनालाइज किया नहीं हुआ। जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का? वेल स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।